हेलो डियर व्यूअर्स, मैं हूं मधु और स्वागत है आपका मेरे चैनल ट्विंस मामा में। अक्सर जब एक महिला कंसीव करती है और ट्विंस कंसीव करती है तो उनके पास रिसोर्सेज काफ़ी कम होते हैं। आसपास बहुत कम लोग होते हैं जो उन्हें ट्विन प्रेगनेंसी के बारे में एक्चुअल में कुछ इन्फॉर्मेटिव बातें बता पाए। ये इसलिए क्योंकि ट्विंस का इंसिडेंस इतना आम नहीं होता जिस तरीके से सिंगलटन बेबीज बहुत सारी महिलाओं ने कैरी किया होता है आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड सर्कल में। तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी जगह से ले जो साइंटिफिक हो, जो सच में किसी ऐसे पर्सन से आ रही हो जिसे इस पूरे फिजियोलॉजी की एक जानकारी हो। तो आप इस चैनल को ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मैंने बायोलॉजी, उसके आगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम, गायनेकोलॉजी, इन सब की एक फॉर्मल स्टडी की हुई है। मैं एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करती हूँ प्रेग्नेंट वुमन के लिए। मुझे नॉलेज है और खासकर बिकॉज आई हैव कंसीव्ड एंड कैरिड ट्विंस, आई हैव गिवन बर्थ टू देम। अभी मैं उन्हें रेज कर रही हूँ। सो इस पूरे प्रोसेस का मुझे एक पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल नॉलेज है। सो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि क्या आपको चिंतित होना चाहिए अगर आप एक ऐसी महिला है जो ट्विंस कैरी कर रही है। तो यस, कुछ मामलों में हाँ, कुछ मामलों में ना। बात करते हैं एक साइंटिफिक वे में। अगर आपके गर्भ में एक बच्चा हो तो उसे सिंगलटन प्रेगनेंसी कहा जाता है। अगर गर्भ में एक से ज़्यादा बच्चे हो तो उसे मल्टीपल प्रेगनेंसी कहा जाता है। मल्टीपल में ट्विंस हो सकते हैं, ट्रिपलेट्स हो सकते हैं या कभी कभार उससे ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं। 97% ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज अक्सर ट्विन प्रेगनेंसी होती है। सो इस वीडियो में मैं आपसे टिपिकली ट्विन प्रेगनेंसी की ही बातें करूँगी। ऑलरेडी आपने बहुत सारे वीडियोस में मैंने आपसे ये कहा हुआ है कि आज के एरा में ट्विंस का जो जन्म हो रहा है वो पहले के ज़माने के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा कॉमनली ट्विंस दिखने लगे हैं। वो इसलिए क्योंकि आजकल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ होने लगा है। ऐसे कपल्स जो कंसीव नहीं कर पाते हैं नेचुरली, डॉक्टर्स उनको ओव्यूलेटरी मेडिसिन या फिर IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के द्वारा एक बेबी कंसीव करने में मदद करते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान बहुत बार चांसेस ऐसे होते हैं कि ट्विंस भी हो जाए। तो ये भी एक वजह है। कुछ और वजह भी है, इस बारे में मैंने ऑलरेडी दूसरे वीडियोस में बातें की हैं, आप उससे ये जानकारी ले सकते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि क्या ट्विंस को कैरी करना ज़्यादा रिस्की होता है इन कंपैरिजन टू अ वुमन हु इज कैरिंग अ सिंगल बेबी। ट्विंस चाहे कैसे भी आपने कंसीव किए हो, जैसे मैंने ट्विंस नेचुरली कंसीव किए थे, हो सकता है आपने IVF के द्वारा कंसीव किया हो सकता है आपने बिकॉज ऑफ ओव्यूलेटरी ड्रग्स ट्विंस कंसीव किया हो, या फिर इट इज़ बिकॉज कि आप 35 इयर्स के ऊपर की हैं और आपका नेचुरल ओव्यूलेटरी साइकिल इस तरीके का हो गया है कि 2 एग्स रिलीज हो गए और आपने ट्विंस कंसीव कर लिया। मोड ऑफ कंसेप्शन कुछ भी हो, एज ऑफ कंसेप्शन कुछ भी हो, लेकिन जब हम ट्विंस की बात करते हैं तो मैटरनल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी एज वेल एज पेरीनेटल मॉर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी दोनों ही काफ़ी हाई रहता है। इसका रिस्क काफ़ी हाई रहता है। मॉर्टेलिटी यानी डेथ के चांसेस और मॉर्बिडिटी यानी कॉम्प्लिकेशंस का। तो अगर आप एक माँ के, गर्भवती महिला के एंगल से सोचें या फिर उनके जो बच्चे जिनको वो कैरी कर रही है अपने गर्भ में, इन यूट्रो है जो फीटस, उसके नज़रिए से देखें, दोनों ही नज़रिए से ये काफ़ी रिस्की होता है। सो वट एवर बी द वे यू हैव कंसीव ट्विंस, आपका ये एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी ही माना जाता है, चाहे ये कॉम्प्लिकेटेड हो या अनकॉम्प्लिकेटेड हो। पर्सनली अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं, मैं डिलीवरी के 1 हफ्ते पहले तक बहुत ही एक्टिव थी। मैं अपने जॉब पे जा रही थी, मैं पेशेंट्स हैंडल कर रही थी और मैं ट्रैवलिंग भी कर रही थी। दो इट वाज अराउंड 10 किलोमीटर्स, बिलो 10 किलोमीटर्स आई वुड से, बट टू एंड फ्रो 20 किलोमीटर्स तो हो ही जाता था। तो इसके बावजूद मेरे डॉक्टर ने हमेशा मुझसे कहा था कि यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज़ अ ट्विन प्रेगनेंसी। तो आपको अपना ख्याल थोड़ा ज़्यादा रखना है। ओके, सो मैं ये नहीं कह रही, मेरा एक रिसेंटली मैंने वीडियो अपलोड किया था, हो गए कुछ महीने हो गए, अबाउट मोमो ट्विंस, मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक ट्विंस, और उसमें मैंने कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात की थी। तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं जिन्होंने ट्विंस कंसीव किए थे, मोमो ट्विंस, उनको शायद थोड़ा नेगेटिव लगा वो वीडियो। आई एम सॉरी फॉर दैट। लेकिन मेरा मोटो ये नहीं था। मेरा मोटो आपको ये बताना था कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके बच्चे को हो सकते हैं, तो आपको क्या करना है ये भी मैंने बताया था, वो किसी ने सुना नहीं।
मैंने ये बताया था कि आपको अपने डॉक्टर के कंस्टेंट सुपरविजन में रहना है, ठीक है। सो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं वो कुछ बातें भी आपसे करूंगी, क्यों, व्हाई आई हैड सेड। तो यस, जैसे ट्विन्स कई प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने अपने डिफरेंट वीडियोस में आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आप उन वीडियोस को पक्का चेक करें अगर आप एक ऐसी वुमन है जो ट्विन्स कैरी कर रही है। ये आपको एक बहुत ज़्यादा क्लैरिटी देगा अपने पूरे इस प्रेगनेंसी के प्रोसेस के बारे में। ट्विन चाहे आपके DCDA हो, डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक, ट्विन्स चाहे आपके MCDA हो, मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक, या ट्विन्स चाहे आपके MCMA हो, मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, या जिसे मोमो ट्विन्स कहा जाता है। एक बात आपको अपने दिमाग में बिठा लेनी चाहिए कि आपको अपने डॉक्टर के कांस्टेंट सुपरविजन में रहना है। ऐसे एक डॉक्टर के जिनको ट्विन प्रेगनेंसी की जानकारी हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो इस मामले में, क्योंकि नॉर्मल जो सिंगलटन प्रेगनेंसीज होती है उनमें कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। सो एक थोड़ा कम एक्सपीरियंस डॉक्टर भी उसे हैंडल कर लेगा। बट जब ट्विन प्रेगनेंसी की बात आती है, मेक श्योर यू गो टू एन ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट जिसे इस बारे में स्पेशलाइजेशन हो, और हो सकता है कुछ और एक ब्रॉड स्पेशलाइज्ड मेडिकल टीम की निगरानी में भी आपको रहना पड़े, ठीक है। तो इस बात का आपको अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात है, जो भी टेस्ट, स्कैन्स वगैरह वो करवाने को आपको कहे, आप सारे टेस्ट एंड स्कैन्स करवाएं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में, जिसमें मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बात की है, आपको बताया ही हुआ है कि कितने सारे अल्ट्रासोनोग्राफीज मैंने करवाए, कितने सारे ब्लड टेस्ट करवाए। सो आप नेग्लेक्ट मत कीजिए उनको, क्योंकि ट्विन प्रेगनेंसी में ये जो मॉनिटरिंग है बाय द डॉक्टर, दिस इज़ वेरी नेसेसरी। मेरी प्रेगनेंसी के लास्ट स्टेज में तो मैंने ऑलमोस्ट एवरी 3 डेज भी अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है, एवरी वीक भी करवाया हुआ है, उसके पहले एवरी 15 डेज करवाती थी। सो ये ज़रूरी हो गया था फॉर फीटल मॉनिटरिंग, मतलब बच्चे की एक माइन्यूट जानकारी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इन सारी बातों को आप बिल्कुल ही निगलेक्ट ना करें। कमिंग बैक टू दैट वीडियो, मोमो ट्विन्स वाला वीडियो, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताया हुआ है जो आपके बेबी को होने के रिस्क हैं। मैंने ये नहीं कहा था कि आपके बेबी को वो कॉम्प्लिकेशंस होंगे ही। उन रिस्क के बारे में मैंने आपको इसलिए कहा था ताकि आप जागरूक हो, और उसके आगे मैंने ये भी बताया था कि बहुत हाई परसेंटेज केसेस में आजकल ये मोमो ट्विन्स भी सेफली डिलीवर हो जाए। बट उसके लिए आपको क्या करना होगा, ये भी मैंने आपको कहा था। सो उन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान में रखिए, और रिस्क तो है लेकिन रिस्क को कम भी किया जा सकता है, इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिए। तो शॉर्ट में मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी DCDA है, वो सेफेस्ट टाइप ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी है, और उसमें कॉम्प्लिकेशंस के होने का चांस काफ़ी कम है। अगर आपकी प्रेगनेंसी MCDA है तो कुछ हद तक ये ठीक है, लेकिन अगर आपकी प्रेगनेंसी MCMA है तो उसमें कॉम्प्लिकेशंस के होने के रिस्क अब काफ़ी बढ़ जाते हैं। दो ऑल द 3 टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसीज आर ट्विन प्रेगनेंसीज। इस रिलेटेड डिटेल वीडियोस हैं मेरे चैनल में, आप चाहे तो उन्हें चेक कर सकते हैं। तो कई रिसर्च आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग एक लिस्ट बनाई है मैंने, जिसमें आप देख सकते हैं, कंपेयर एंड कंट्रास्ट कर सकते हैं कि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी एक सिंगलटन प्रेगनेंसी से किन मायनों में ज़्यादा रिस्की है। ये देखिए, प्री इक्लेम्शिया के चांसेस 2.3% होते हैं इन केस ऑफ सिंगलटन प्रेगनेंसी, वेरेज 8.1% होता है इन केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। जेस्टेशनल डायबिटीज़ का रिस्क 2.3% होता है सिंगलटन प्रेगनेंसी में, वेरेज इट इज़ 4% इन ट्विन प्रेगनेंसी। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ या प्री इक्लेम्शिया क्या होता है, ये सब कुछ मैंने अपने चैनल में डिस्कस किया हुआ है, कैसे आप उसे अवॉइड कर सकते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी डिस्कस किया हुआ है। तो इन सारी बातों को आप देखें और समझें। हेमोरेज के चांस ऑलमोस्ट 1 to 3% होते हैं सिंगलटन प्रेगनेंसी में, वेयरएज 25% होते हैं इन ट्विन प्रेगनेंसी। रिस्क ऑफ इमरजेंसी C-सेक्शन 25% होता है इन केस ऑफ सिंगलटन प्रेगनेंसी, वेयरएज 40% होता है इन केस ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। सो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस थी रिलेटेड टू द मदर। अब सिर्फ माँ को ही नहीं, बच्चे को भी खतरा होता है। सो आप अगर फीटस के एंगल से देखें, फीटल एनॉमली होने के चांसेस सिर्फ 2.4% होते हैं इन केस ऑफ सिंगलटन प्रेगनेंसी, वेयरएज डाइकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विन प्रेगनेंसी में ये 3.2% हो जाता है, और मोनोकोरियोनिक प्रेगनेंसीज में और भी ज़्यादा होता है 5.5%। अगर ये देखा जाए कि
बेबी छोटा है अपने जेस्टेशनल एज के हिसाब से, मतलब उसके अंडरवेट या लो बर्थ वेट होने के चांसेस ज़्यादा है, तो ऐसे में सिंगलटन प्रेगनेंसी में 10% चांसेस होते हैं, वेयर एज आप ट्विन प्रेगनेंसी में देखिए लगभग 50%, मतलब 47% कि आपके बच्चे अंडरवेट हो। मेरे खुद के ट्विंस का बर्थ वेट काफ़ी कम था, एक 1.7 केजी का था, एक 2.3 to 2.4 केजी के बीच का था। तो आप सोचिए कितने छोटे बच्चे थे वो। अगर आप सिंगलटन प्रेगनेंसी की बात करें तो ऑलमोस्ट बच्चा 3.5 to 4 केजी के बीच का होता है नॉर्मली। सो दैट इज द डिफरेंस। प्रीटर्म बर्थ की बात करें तो लेस देन 37 वीक में 7% सिंगलटन बच्चे बर्थ लेते हैं, और लेस देन 34 वीक में तो बस 1% बच्चों को खतरा होता है। वेयर एज आप ट्विन प्रेगनेंसी की बात देखें तो लेस देन 37 वीक में तो ऑलमोस्ट 57 बच्चे आ ही जाते हैं दुनिया में। लेस देन 34 वीक में 20% बच्चे आने के चांसेस रहते हैं, और लेस देन 32 वीक्स में भी कुछ बच्चे आ जाते हैं, और 10% चांसेस होते हैं आउट ऑफ ऑल ट्विंस कि वो 32 वीक से पहले ही जन्म ले ले। और मैंने इस बारे में भी आपसे बात की हुई है कि प्री टर्म डिलीवरी का अपना ही रिस्क होता है फॉर बोथ मदर एज वेल एज द न्यूनेटल डेथ पर 1000 सिंगलटन के केस में 1.6 होता है, ट्विंस के केस में 5.3 होता है। सो इस पूरी डेटा को भी हम देखें तो ये थोड़ा सा डरावना है फॉर मॉम्स, लेकिन मैं फिर से आपको कह रही हूँ मेरा मकसद आपको डराना नहीं है, बस आपको एजुकेट करना है कि इन सारे कॉम्प्लिकेशंस को आप कुछ हद तक अवॉइड ज़रूर कर सकती हैं, इफ़ नॉट ऑल टुगेदर। इन कॉम्प्लिकेशंस से आप अच्छी तरीके से मुकाबला कर सकती हैं कि आप एक इंटेंसिव एंटीनेटल मॉनिटरिंग और स्पेशलाइज्ड इंट्रापार्टम और पोस्टपार्टम केयर के अंडर रहे। बेबी का बर्थ भी वही होना चाहिए जहां एक अच्छा पीडियाट्रिक टीम हो, पीडियाट्रिक NICU हो, क्योंकि हो सकता है आपके बच्चे को NICU की ज़रूरत। सो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। यस, ट्विन प्रेगनेंसी रिस्की प्रेगनेंसी है अपने आप में, लेकिन इसके रिस्क को एक माँ सतर्क रहकर अपने डॉक्टर की निगरानी में रहकर काफ़ी हद तक कम कर सकती है। आई होप मेरा वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरीके के कंटेंट के लिए मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। सी यू अगेन।